Hare Krishna. Good morning, everyone. Thank you all for attending this morning session. So we will continue last topic. So last week हमने स्टार्ट किया था पावर ऑफ हैबिट्स, तो उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे. लेट मी शेयर माय पीपीटी. तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 5 मिनट लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, देन वी विल कंटिन्यू. हम अज्ञान तो मेरे मुझसे ज्ञानांजन चला गया जब तुम मेरे को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आई होप कि आपके स्क्रीन पे स्लाइड विजिबल हो गई होगी. आई होप. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमारी लाइफ के अंदर अच्छी हैबिट्स और बुरी हैबिट्स क्यों बनती हैं, कैसे बनती है. और आज हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि अगर हमें अच्छी हैबिट्स बनानी है तो कैसे बनाई जाए, और अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं उनको अगर हमें छोड़ना है तो उसको छोड़ने के लिए क्या फार्मूला है. तो इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो जैसे कि हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद. तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था व्हाट इज हैबिट, हमने डिस्कस कर लिया था. फिर क्यों बुरी आदतें हमारे अंदर आती हैं. फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह की आदतें होती हैं और मैकेनिज्म क्या होता है उन आदतों का बनने का, कैसे हमारे अंदर बुरी आदतें घर कर जाती हैं जिनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और अगर बुरी आदतें हैं तो उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, ये हमने आज डिस्कस करना है. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो हमने डिस्कस किया कई तरह की हैबिट्स हो सकती है. बहुत सिंपल हैबिट्स हो सकती है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हैबिट्स भी हो सकती हैं. तो लेकिन जो भी हैबिट होती है उनको इनिशियली बनाते हम ही हैं. तो जो भी हैबिट हमने एक बारी बना ली, फिर अगर हैबिट इतनी ज़्यादा डीप रूटेड हो जाती है कि वो हैबिट हमें चलाना शुरू करती है, बजाय कि हम हैबिट को कंट्रोल करें, हम अपनी आदतों के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं. तो दैट इज द वर्स्ट थिंग टू हैपन. इसलिए हैबिट का बनने का सबसे प्रमुख जो कारण कहाँ से होता है, कोई भी एक विचार हमारे मन के अंदर आता है, उस विचार को हम अपने एक एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये मुझे करना है, फिर उसको हम करना शुरू कर देते हैं, फिर इसको दोबारा करते हैं. फिर जब दोबारा करते करते तो हमारा एक इस तरह का नेचर बन जाता है, हमें वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि मुझे ये करना ही है. जब हम उसको फिर दोबारा ऐसे करते हैं तो वो फिर इस तरह से बार बार कोई चीज़ करना, दैट बिकम्स द हैबिट. तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक थॉट से, कि हमें कहीं से एक थॉट आया. तो थॉट कहाँ से आता है, विचार कहाँ से आता है, विचार हमारे मन में आता है. और कहाँ से आता है, उसके बहुत सारे सोर्स हमने डिस्कस किए थे कि हमारे जैसे कई सारी बैड हैबिट्स हैं. तो जैसे हमने प्रमुख बैड हैबिट्स डिस्कस की, जैसे नॉन वेज खाना है ना, ड्रिंक करना और नशीले पदार्थों का सेवन करना, स्मोकिंग करना और गैम्बलिंग करना. ये जो है ये प्रमुख ऐसी हैबिट्स हैं जो कि बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध बोला गया है. और अगर कोई इन आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो लाइफ में स्पिरिचुअली कभी भी प्रोग्रेस का नहीं सोच सकता. तो ये सबसे प्रमुख 4 बैड हैबिट्स हैं जिनका हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि ये बैड हैबिट्स क्यों हैं और ये हमारे अंदर कैसे घर करती हैं. नॉन वेज मीट फिश वगैरह खाना
और ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, जुआ खेलना, कसिनो में जाना, लॉटरी खेलना और अवैध स्त्री पुरुष संबंध करना। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की। और फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे अंदर जब बैड हैबिट्स हो जाती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि उसका लॉस ही लॉस होता है। किस तरह का लॉस? फाइनेंशियल लॉस, हमारा पैसा खराब होता है, हमारी हेल्थ उस पर इफेक्ट पड़ता है, और फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सोशल लॉस। और हम देखते हैं कि क्राइम रेट, जो क्रिमिनल्स, वो जो क्राइम अगर सोसाइटी में बढ़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? किस तरह की जो बैड हैबिट्स जिनमें है, तो वो ऐसे लोग फिर बाद में क्रिमिनल भी बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी में एक क्योस हो जाता है इस तरह के लोगों की वजह से। अगर बैड हैबिट्स अल्टीमेटली उनको क्रिमिनल बना देती हैं तो उसका स्टार्ट हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमारे अंदर सबसे पहले कोई ना कोई विचार आता है, उस विचार की वजह से फिर हम बैड हैबिट्स करना शुरू करते हैं। तो विचार कहाँ पे आएगा? माइंड के अंदर। तो विचार का सोर्स क्या होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर हमारा विचार अच्छा होगा तो हमारा आचार भी अच्छा होगा। तो इसलिए हमने डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी, आइंस्टाइन, तो ऐसे लोग भी हमेशा भगवत गीता पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? ताकि हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा शुद्ध रहे। तो जब हमारा थॉट प्रोसेस, विचार हमारा शुद्ध रहेगा, तो हमारे अंदर कोई बैड हैबिट्स आने का कोई चांस नहीं रहेगा। और इसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था, और उसकी कोई बैड हैबिट नहीं थी, लेकिन उसको एक कंफ्यूजन हुआ कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि ना करूं। तो उसके लिए भगवान ने उसको जब शिक्षा दी, ज्ञान दिया, तो फिर उसको अपनी जब ड्यूटी समझाई गई तो अपनी ड्यूटी कर दी, फिर उसको कोई कंफ्यूजन नहीं था। मोस्टली हम देखते हैं कि मोस्टली लोग, हमने डिस्कस किया था कि भौतिकतावादी लोग, वो सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, आत्मा का उनको ज्ञान नहीं होता। इसलिए उनका मोटो क्या होता है? जस्ट खाओ पियो ऐश करो। उस खाने पीने के चक्कर में, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में हमारी मोस्टली बैड हैबिट्स होती है। लेकिन एक्चुअल में हम क्या है? हम लिविंग एंटिटी है, हम सोल है। अदरवाइज अगर सोल ना हो तो हमें गाड़ी की तरह है। तो गाड़ी में और एक मनुष्य में क्या फर्क है कि गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी अगर सोल नहीं है तो हम भी नहीं चल सकते। तो जब तक सोल है, वी आर लिविंग। जैसे सोल हमारी बॉडी से निकलती है, वी बिकम डेड। इस तरह से हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो सोल की वजह से हमारा बॉडी ग्रो करता है, हम पैदा होते हैं, फिर मेंटेन रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, और फिर अल्टीमेटली ओल्ड होके डेथ को प्राप्त करते हैं। और फिर डेथ का मतलब क्या है? कि एक जो सोल है वो दूसरे नए शरीर को ग्रहण करती है, दैट इज री इनकारनेशन। वो भी हमने डिस्कस किया था। तो ये हमने बेसिक पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे अंदर बेसिकली क्या है? हमारा एक्सटर्नल बॉडी, उसके अंदर एक सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर फिर आत्मा है। और फिर ये जो हमारा आत्मा है वो शरीर को चेंज करता रहता है। तो ये हम डिस्कस करने के बाद फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने कंक्लूड किया लास्ट लेक्चर, कि जो माइंड है वो हमारे सारे थॉट्स का स्टोर हाउस है। तो हमारी कोई भी इच्छा होती है तो वो कहाँ पे रहती है? हमारे माइंड के अंदर। तो माइंड अपनी इच्छा की पूर्ति कहाँ से करता है? इन सेंसेस के द्वारा। अपनी जितनी हमारी आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, तो ये हमारी 5 जो मेन इंद्रियां हैं, सेंसेस जिनको बोलते हैं, तो इनके द्वारा माइंड अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने की कोशिश करता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे बोला थॉट, तो थॉट कहाँ पे आता है? माइंड के अंदर। तो जब भी हमारी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है, या हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है, कोई पास्ट हम ऐसी कोई चीज देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट की तरह छप जाता है। उसी चीज को फिर हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं अपनी इन इंद्रियों के द्वारा। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हैबिट। तो ये सारा कंट्रोल कहाँ से होता है? तो हमारे अंदर एक भगवान ने इंटेलिजेंस भी दी है। तो इंटेलिजेंस का मतलब है कि अगर हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस वो शास्त्रों से है या अपना इधर उधर से लिया हुआ है, तो अगर हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस अच्छा होगा तो वो माइंड को कंट्रोल करेगा। और अगर हमारा थिंकिंग प्रोसेस है ही नहीं, इंटेलिजेंस है ही नहीं, तो क्या होता है? माइंड फिर हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। और फिर हमने जैसे देखा कि माइंड भी एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट प्रोसेस बरीड होते हैं। देखिए, जब वो कॉन्शियस माइंड में आते हैं तो फिर उनको हम करना शुरू कर देते हैं। तो वो सारा स्टोर हाउस एक्चुअल में कहाँ से आता है?
हम जो आसपास हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे हम इन्फ्लुएंस होके ये सारा थॉट प्रोसेस हमारे अंदर बनता है। और माइंड को हमने कंपेयर किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि माइंड इज जस्ट लाइक रोप। ये 5 घोड़े हैं, वो क्या है, 5 हमारी सेंसेस। उन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए मन है। लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस अगर नहीं है तो जो माइंड है, मीन्स जो रस्सियाँ हैं, वो घोड़ों को मतलब इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगी। तो फिर घोड़े जहाँ पे दिल करेगा वहाँ पे जाएंगे, वहीं पे भागेंगे। अगर उनको दिल करता है कि हमें एंजॉय करना है तो एंजॉय करेंगे, अगर वो काम करना है तो काम करेंगे, चलना है सीधा सीधा चलेंगे। तो इस तरह से तो माइंड जो है हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, लेकिन माइंड कंट्रोल होता है हमारी इंटेलिजेंस के द्वारा। तो इस रथ के अंदर पैसेंजर कौन है? हमारी सोल। तो सोल को ट्रेवल करना है, तो सोल का ट्रेवलिंग अच्छा होगा अगर इंटेलिजेंस अच्छा होगा। तो इंटेलिजेंस ठीक होगा तो माइंड ठीक होगा, माइंड ठीक होगा तो घोड़ों को जहाँ भी कहेंगे वहीं जाएंगे। तो सोल को जहाँ पे जाना है वहाँ जाएगी। तो सोल को कहाँ जाना है? सोल का ट्रेवलिंग बेसिकली या तो हायर सिस्टम या लोअर। तो हायर सिस्टम का मतलब अच्छे काम करके भगवान के धाम जाना, अच्छे प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर जाना। और अगर गलत काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? लोअर प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर, नरक लोगों के अंदर, एनिमल योनियों के अंदर। तो सोल की ट्रेवलिंग विल डिपेंड ऑन इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस विल कंट्रोल द माइंड, और माइंड कंट्रोल करेगा हमारे इंद्रियों को। तो जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो नेचुरली हम समझ सकते हैं कि घोड़े कंट्रोल में नहीं होंगे, तो वो उसके लिए माइंड सबसे वर्स्ट एनिमी है। तो भगवत गीता में 6.6 के अंदर हमने वर्ष पढ़ा था, तो जिसके अंदर बोला गया कि मन हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है अगर वो हमारे कंट्रोल में है, और मन हमारा सबसे वर्स्ट एनिमी है अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए सोल को अगर प्रॉपर ट्रेवल करना है, कंफर्टेबली ट्रेवल करके अपनी डेस्टिनी, जो भी अपनी मंजिल है, उस पर ठीक ठाक पहुंचना है, तो उसकी इंटेलिजेंस को, माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। तो इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करेगी तो घोड़े सीधा जाएंगे। इंटेलिजेंस नहीं है तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा, तो घोड़े जहाँ मर्जी दिल करेगा वहीं पे जाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे जो सोल जिसको ट्रेवल करना है वो ट्रेवल जहाँ पे चाहता है वहाँ नहीं कर सकता। तो ये जो माइंड, इंटेलिजेंस, सोल और बॉडी, तो ये पूरा रथ क्या है? बॉडी की तरह है। और घोड़े क्या है? इंद्रियों की तरह। तो ये सारा एक कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारी आदतें, हमारे या कार्य, वो सारा कैसे होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। और फिर हमने देखा कि जो माइंड हमेशा जो भी फील करता है, इंटेलिजेंस उसको सोचती है कि मुझे करना है क्या नहीं करना। तो जहाँ पे इंटेलिजेंस जीतेगी वहाँ पे माइंड हारेगा, तो सोल का बेनिफिट होगा। लेकिन जहाँ पे माइंड जो करना चाहता है वो करेगा और सोल हारेगा, तो क्या होगा? वो टेम्पटेशन होगा। तो जो बैड हैबिट्स कब आती है? जब माइंड जीतता है। अच्छी आदतें कब आती हैं? जब हमारी इंटेलिजेंस जीतती है। तो ये दोनों के बीच में, माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में जो फाइट होती है, उसमें कौन जीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी या बुरी होंगी। तो ये सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो इम्प्रिंट्स होते हैं वही हमारे सभी आदतों के कारण है। तो सब कॉन्शियस माइंड में इनपुट कहाँ से आता है? तो वो इनपुट हमारे जो कई सारे इम्प्रेशंस, कई सारे हमारे फेथ, और कई सारी हमारी एसोसिएशंस। तो किस तरह की हमारी संगति है, किस तरह का हमारा माइंड में फेथ डेवलप हुआ पड़ा है, जन्म से, पैदाइशी और फैमिली के द्वारा या और फ्रेंड्स के द्वारा। तो उन सब फेथ के हिसाब से हमारा माइंड काम करता है। तो जैसे माइंड जब सबकॉन्शियस माइंड में स्टेज में होता है, तो उसके अंदर सिर्फ थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे गाड़ी है, गाड़ी वो अपने आप नहीं चलेगी जब तक उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठेगा। लेकिन जब माइंड कॉन्शियस स्टेज में होता है, मीन्स एक्टिव होता है, तो उस टाइम क्या होगा? तो वो सोच भी सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे मन के अंदर कोई ख्याल है कि मुझे ड्रिंक करना है, तो माइंड जब कॉन्शियस स्टेज में होगा तो वो क्या करेगा? ठीक है, मुझे ड्रिंक करना है, और खासकर इंटेलिजेंस नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा? एकदम जो भी शॉप है वहाँ पे जाएगा, लिकर शॉप में वहाँ खरीदेगा और उसको करना शुरू कर देगा। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी तो क्या करेगा? तो वो उस थॉट को एकदम रिजेक्ट करेगा। एम आई ऑडिबल और नॉट? बीच में आई थिंक आवाज बंद हुई है शायद। तो लेकिन अगर माइंड ज्यादा पावरफुल है तो वो क्या करेगा? उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करेगा और ड्रिंक करेगा। अगर माइंड स्ट्रांग नहीं है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो क्या करेगा? माइंड उसको रिजेक्ट कर देगा थ्रू इंटेलिजेंस कि मुझे ये नहीं करना। तो बेसिकली माइंड
किस पे ड्राइविंग करेगा, अच्छी चीज़ पे या बुरी चीज़ पे, वो डिपेंड करेगा कि कॉन्शियस स्टेज में वो क्या कर रहा है। सबकॉन्शियस स्टेज में जस्ट उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है, जो कि जब कॉन्शियस स्टेज में आता है वो फिर थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। इसको करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। तो वो डिपेंड करेगा उसके इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अल्टीमेटली हम देखें तो ये जो साइकिल है ये हमें समझाता है कि हमारे अंदर हैबिट्स कैसे बनती हैं। तो माइंड के अंदर जितने ज़्यादा इनपुट होंगे, वो सारे डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा बनना पड़ेगा या हमारी आदतें कैसी होंगी। तो कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमारा माइंड चेंज हो सकता है या बैड हैबिट्स हो सकती हैं बिकॉज़ प्रीवियस कर्मा आल्सो। उसके अलावा हम इस लाइफ के अंदर हमारी कैसी संगति है, कैसा एसोसिएशन है। मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सारा दिन उनके हैबिट्स है कि सारा दिन ड्रिंक करना, खाना-पीना, घूमना, रेस्टोरेंट में जाना, मूवी देखना। तो अगर आप ऐसे लोगों की संगति में जाओगे तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? तो आप भी वही करोगे। तो यू कैन नॉट से नो टू देम क्योंकि आपको अच्छा लगता है इसलिए आप उनकी संगति के साथ जो वो कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज़ पीयर प्रेशर। मोस्टली जैसे जो यंगस्टर होते हैं, जब वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो यही होता है कि पहले उनके अंदर कोई हैबिट नहीं होती, लेकिन जैसे वो ऐसे फ्रेंड सर्कल में आते हैं जो कि ड्रिंक करते हैं या जो कि जिनको बैड हैबिट्स होती हैं, तो वो धीरे-धीरे उनको बोलते हैं कोई नहीं एन्जॉय करो, ये लाइफ एन्जॉय करने के लिए कौन देख रहा है आपको, है ना? तो घर पेरेंट्स को तो नहीं पता, आप जो कुछ मर्ज़ी करना है करो। तो वहीं से शुरुआत होती है। और उस शुरुआत के बाद फिर देन दैट बिकम्स द हैबिट। फिर हैबिट उसको कंट्रोल करती है, वो नहीं भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ये डिज़ायर कहाँ से? बिकॉज़ ऑफ एसोसिएशन। इसी तरह से फिर डिज़ायर हम जो कुछ देखते हैं, जैसे आज स्मार्टफ़ोन सबके पास है, मोबाइल फ़ोन, मूवी, तो इनके अंदर भी हम क्या देखते हैं उस पे डिपेंड करता है, हमारा कंटेंट क्या है। और इसी तरह से मीडिया के अंदर हम देखते हैं, मीडिया के अंदर जैसे आजकल हम जैसे कोई व्यक्ति सारा दिन न्यूज़ सुनता रहेगा, तो उसको क्या उसको कोरोना, 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 तो उससे क्या होगा? उसको लगेगा अभी जैसे फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव, अब तीसरी वेव आने वाली है, डेल्टा प्लस आने वाला है। तो सारा दिन उसके दिमाग में अगर वही घूमता रहेगा तो क्या होगा? उसका माइंड एकदम बिल्कुल एंग्ज़ायटी में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो वो थॉट प्रोसेस बन जाएगा, तो वो सारा दिन डरा हुआ रहेगा, फ़ियरफुल रहेगा। लेकिन अगर वो अच्छे विचार देखता है, अच्छी चीज़ें सुनता है ना? तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइंड के अंदर हम जैसे थॉट डालते हैं, माइंड वैसा ही एक्सप्रेस करता है। माइंड अगर खुश है, कैसे खुश होगा? अगर उसके सारे थॉट प्रोसेस अच्छा चल रहा है। थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं चल रहा तो वो माइंड रिएक्ट करेगा। तो ये सारा कुछ हम खुश हैं या दुखी हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है। और माइंड के अंदर क्या चल रहा है वो कहाँ से आता है? वो हमारे एनवायरनमेंट से आता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरह का हमारा फ्रेंड सर्कल है, कहाँ पे हम जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरह की हमारी हैबिट्स हैं। तो पूरा जो एनवायरनमेंट है हमारा घर का, सोसाइटी का, फैमिली का, बाहर का, स्कूल का, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का, उस सारे एनवायरनमेंट से हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके ऊपर फिर हमारा सारा कुछ डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं। स्पेशली अगर हम इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब हम कोई शास्त्र पढ़ते नहीं और कोई इनपुट है नहीं, तो फिर जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आता है। तो इसलिए बोला गया कि जो अच्छी आदतें एक बारी जो बन जाती हैं, खासकर यंग एज के अंदर, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक बहुत रिच व्यक्ति था, तो उसने एक समझदार व्यक्ति था, सेंटली पर्सन, उसको बोला कि मेरा बच्चा है जो उसके अंदर बहुत बुरी आदतें हैं, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे क्या करूँ? चेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसको बोलता है कि चलो इसको मैं समझाता हूँ। तो उसको एक गार्डन में ले जाता है, बच्चे को, तो वहाँ जाके उसको बोलता है कि ये एक फूल है, इसको तोड़ो। वो बच्चा फूल बड़े आराम से तोड़ देता है। फिर आगे जाके उसको बोलता है कि एक छोटा-सा पौधा होता है, उसको उखाड़ो, वो भी उखाड़ देता है। फिर एक और थोड़ा बड़ा-सा झाड़ी जैसा होता है, उसको उखाड़ने की कोशिश करता है, तो वो भी उखाड़ लेता है। फिर वो बोलता है इसका बड़ा पेड़ है, इसको उखाड़ो। तो जैसे ही वो उखाड़ता है तो वो उससे कहाँ से उखड़ेगा? वो नहीं उखाड़ पाता। तो वो उसको बताता है उस बच्चे को, कहता है भई देखो, जैसे जो आदतें होती हैं, इनिशियली फूल जैसी होती हैं, बहुत ही कोमल। हम जैसे ही छोड़ना चाहें, चेंज करना चाहें तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही डीप रूटेड वो आदतें हो जाती हैं, तो जैसे कोई पेड़ है, पौधा, पौधे से पेड़ बनता है, तो पौधा जब होता है उखाड़ा जा सकता है क्योंकि जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, डीप होती जाती हैं, तो फिर वो पेड़ बन जाता है। तो जब पेड़ बन जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? उस पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। तो इसी तरह से आदतें इनिशियल स्टेज में बहुत कोमल होती हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो डीप हो जाएँगी, फिर हम उनको जितना मर्ज़ी कोशिश करें, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आजकल डी एडिक्शन सेंटर बने हुए हैं, तो कैसे इस तरह के लोगों के लिए जो अपने एफर्ट से
अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाते, तो उनको फिर हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए बोला गया कि जो हैबिट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हमें बैड हैबिट्स को जल्दी छोड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जानते हैं एक प्रिंसिपल है गीगो प्रिंसिपल। तो गीगो प्रिंसिपल क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, गुड इन गुड आउट। तो जैसा कचरा हम डालेंगे तो वैसा ही सब कुछ उसमें से बाहर निकलेगा हमारे दिमाग के अंदर। जो कुछ हम डालेंगे वैसा ही तो बाहर निकलेगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति सारा दिन नॉवल पढ़ता है ना, जासूसी नॉवल और या कुछ कह सकते हैं जो भी डरावनी मूवी देखता रहता है, तो सारा दिन अगर वो देखेगा सुनेगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी? वैसे ही बनेगी, बहुत एग्रेसिव, फियरफुल, टेंशन। तो वो उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाएगी। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिव रहता है, उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन मतलब शास्त्र पढ़ता है, स्क्रिप्चर पढ़ता है, भगवान का नाम लेता है और सारी अच्छी चीज़ें देखता है, बुरी चीज़ें नहीं करता, तो हम देखेंगे कि उसकी लाइफ के अंदर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। उससे मिलेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, हम कई बार कहते हैं कि किसी से मिलते हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो वो क्या होती है बेसिकली? वो यही होती है कि उसका जो आचरण, बिहेवियर इस तरह से होता है जो कि वो अंदर उसके अंदर सारे विचार, थॉट प्रोसेस ऐसा है और वैसा ही उसका बिहेवियर बन जाता है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट बिहेवियर तो वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है। तो दैट इज़ पॉजिटिविटी इन और पॉजिटिविटी आउट। तो इसलिए जो अंदर से पॉजिटिव इनपुट डालेगा तो उसके अंदर से एनर्जी भी पॉजिटिव भी बाहर आएगी। तो जैसे कोई कूड़ा कचरा है तो उसके अंदर से क्या आएगा? स्मेल आएगी या बदबू आएगी? तो बदबू आएगी, अच्छी सुगंध तो नहीं आएगी। लेकिन अगर हम फूल के पास जाएँगे तो वहाँ से क्या आएगी? सुगंध आएगी। तो गार्डन में जाएँगे तो सुगंध आएगी, लेकिन कचरे के पास जाएँगे तो हमें बदबू आएगी। क्योंकि जिसके अंदर जो चीज़ है, वैसा ही हमें फ़ील होगा। सो दैट इज़ गार्बेज इन, गार्बेज आउट। और हम आजकल क्या देखते हैं, हमारे अंदर मोस्टली गार्बेज, रियल में जो गार्बेज होता है वही जाता है। हम जब टीवी देखते हैं तो उसके अंदर सारे न्यूज़ चैनल क्या दे रहे हैं? गार्बेज। कोई भी काम की न्यूज़ नहीं होती। इसी तरह से हम स्मार्टफ़ोन देखते हैं तो उसमें बहुत कम लोग हैं जो यूज़फुल चीज़ है उसको देखते हैं। बाकी अदरवाइज़ सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए। तो ये सारा क्या है? दैट इज़ स्पॉइलिंग आवर ब्रेन। तो उस वजह से हमारा माइंड स्पॉइल हो रहा है। माइंड स्पॉइल होने की वजह से हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है और उस वजह से देन वी आर ऑलवेज़ इन स्ट्रेस और द टेंशन। तो इसलिए तो हैबिट्स बनने का कारण क्या है कि हमारे अंदर जो इनपुट जा रहा है, वही ठीक नहीं जा रहा। जैसे माइंड को एक बुक से कंपेयर किया गया है। जैसे कोई बुक है, उसके अंदर जो कुछ लिख दिया गया तो वो एक बारी प्रिंट बन गया तो बन गया, है ना? तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो परमानेंट रहेगा मार्क। इसी तरह से हमारे माइंड के अंदर अगर हमने कुछ भी सोचा, देखा, खासकर विज़ुअल कुछ भी देख लिया अच्छा या बुरा, तो उसका इम्प्रिंट भी हमारे अंदर लाइफ लॉन्ग रहता है ना? उसको हम कितना भी इरेज़ करने की कोशिश करें, डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली बच्चों के अंदर। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर वो कोई गलत आते किसी को करते हुए देखते हैं और वो करते हुए अगर उन्होंने देख लिया और फिर उसको उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो वो जो उनके लाइफ़ के अंदर चेंज उसको करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि वो एक परमानेंट इम्प्रिंट सा उनके लाइफ के अंदर बन जाता है। तो इसलिए जो माइंड है, उसको हमेशा इनपुट कैसा चाहिए? पॉजिटिव इनपुट। अगर पॉजिटिव इनपुट होगा तो माइंड हमेशा अच्छी आदतें पैदा करेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आदतें बनाएगा। तो इसलिए हमारे माइंड के अंदर जो स्टोर हाउस है, वो सारा डिपेंड करता है कि वो हम क्या किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, किस तरह की हम मूवीज़ देखते हैं और किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, उसपे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मान लो कि हम सारी इस तरह की यूज़लेस लिरिक्स वाले सॉन्ग सुनते हैं, है ना? जैसे कि आजकल ट्रेंड देखते हैं यंगस्टर के अंदर, वो क्या सुनते हैं? सारा बिल्कुल यूज़लेस, जिसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अगर हम इसकी बजाय भजन सुने, भगवान के ग्लोरिफ़िकेशन के बारे में सुने, कीर्तन के बारे में सुने, तो क्या होगा? हमारे अंदर पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आएँगी। इसी तरह से हमारी जो एसोसिएशन दैट हैज़ टू बी बेस्ट। तो जो भी शास्त्रों में लिखा है कि जो बुरी संगति होती है वो एक ज़हर की तरह होती है, पॉइज़न की तरह होती है। हमारे अंदर वो हमें किल कर रही होती है, हमें जिसका पता भी नहीं लगता। तो इसलिए जो बैड कंपनी वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो भी स्क्रिप्ट्स हम अपने माइंड के अंदर लिख रहे हैं, उसके ऊपर सारा हमारा डिपेंड करता है कि हमारे अंदर हैबिट्स कैसे होएँगी। तो अब अगर हम सॉल्यूशंस पे आते हैं, तो कोई बुरी आदत ना पड़े हमारे अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 3S फ़ॉर्मूला है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर बैड हैबिट्स नहीं आएँगी।
सबसे पहला है कि स्टार द बैड हैबिट्स, एब्सटेन फ्रॉम बैड पीपल एंड बैड ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हमने देखा हमारे माइंड का इनपुट क्या है, जो कुछ हम देख रहे हैं, विजुअल्स या जिनके साथ हम रह रहे हैं, एसोसिएशन। तो ये दो चीजें हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करना चाहिए? मान लो कि हमारा माइंड कर रहा है, दिल कर रहा है कि नहीं मुझे उससे मिलने जाना है, और ये भी पता है वहां जाके करना क्या है, या उसने ड्रिंक के लिए बोलना है, या मूवी देखने के लिए जाने के लिए बोलना है, या कुछ नॉनवेज खाना है, या कुछ ऐसा करना है जो कि नहीं करना चाहिए। तो हमारा माइंड कह रहा है नहीं उसके पास जाना है क्योंकि हमारा फ्रेंड है या जो भी है ना, उसके पास हम जाते रहते हैं। तो हमें माइंड को बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रांगली समझाना पड़ेगा कि मुझे वहां पे नहीं जाना। दैट इज कॉल्ड स्टार्विंग बैड हैबिट्स। तो माइंड को बड़ा स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा, नहीं हमें नहीं जाना, जो कुछ भी हो जाए नहीं जाना। इनिशियली हो सकता है हमें डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर हमारा इंटेलिजेंस है और हमें लगता है कि नहीं ये गलत है ऐसे करना, तो हम इस चीज को कर पाएंगे। दैट इज वी कैन स्टार्व आवर बैड हैबिट्स। तो लेकिन हमें जब तक समझ नहीं होगी तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। हम समझ होगी तभी हम करेंगे, नहीं अदरवाइज हम क्या करेंगे, माइंड जो कर रहा है उसको फॉलो करेंगे। दूसरी बात, जो माइंड है वो कभी अकेला या खाली नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ करने को हमेशा चाहिए। तो अगर हम उसको बोले कि ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, तो करना क्या है? तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो माइंड को अच्छी लगे और माइंड हमारा बिजी रहे। तो उसके लिए सस्टेन विद गुड एसोसिएशन एंड गुड ऑब्जेक्ट्स, सस्टेन थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ करेक्शन। तो हमें जो है, जैसे बोले कि वी आर एनिमल्स, है ना, बिना हम सोसाइटी के नहीं रह सकते, तो हमें किसी के साथ तो एसोसिएट करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। अगर हम बोलें कि बुरे फ्रेंड से दूर रहना पड़ेगा, तो लेकिन अच्छे फ्रेंड को जब तक एसोसिएट नहीं करेंगे तो बुरों को नहीं छोड़ सकते। तो जब हमारे पास अच्छा संग होगा, अच्छा एसोसिएशन होगा, तो बुरे फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली हमारे से छूट जाएंगे। तो जब हमारे पास माइंड, तो बुरा ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें पहले अच्छी आदतें बनाने के लिए एक्शन में आना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरह के लोगों से एसोसिएट करना है। तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक जो बैड एसोसिएशन नहीं जाएगा। और मोस्टली हम देखते भी ये हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि एसोसिएट किससे करना है, तो जो भी मिलता है वो उनका फ्रेंड है। तो लोग कहते हैं मैं तो बहुत सोशल हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं फेसबुक, तो लोगों के फेसबुक के ऊपर कितने सारे कनेक्शन है जिनको आज तक उन्होंने ना देखा, बस फेसबुक पे चले जा रहा है कनेक्शन, कम्युनिकेशन और सब कुछ चल रहा है, और जानते भी नहीं वो कौन है और क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, वो भी अच्छा है बुरा है वो भी नहीं पता। तो इस तरह से मतलब क्योंकि हमारी ऐसी हैबिट बन चुकी है कि अगर हम मान लो लॉकडाउन है तो भी हमें फ्रेंड्स चाहिए, तो बिना सोसाइटी के बिना सोशल सर्कल के हम नहीं रह सकते। तो सोशल सर्कल सबको चाहिए, तो लेकिन कहाँ से आएगा वो हमें पता नहीं है। तो फिर ऑटोमेटिकली आजकल जैसे सोशल मीडिया, तो नाम ही है सोशल मीडिया, मीडिया के थ्रू सोशलाइज होना। तो मीडिया हैज बिकम द वे फॉर एसोसिएशन। और मीडिया हम जान सकते हैं कि किस तरह का मीडिया है, तो ऑलमोस्ट कुछ भी देखोगे या तो इसके अंदर गॉसिपिंग होएगा या कुछ नेगेटिव थॉट होएगा। हार्डली मीडिया के अंदर आपको कोई पॉजिटिव थॉट मिलेगा, इट विल बी टोटल नेगेटिव एनर्जी। तो दैट इज द वर्स्ट थिंग टू है। तो मीडिया से हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, दैट वी शुड लर्न। खासकर ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक, बहुत कम लोग इसको अच्छे काम के लिए यूज करते हैं, मोस्टली जस्ट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, और दे वांट टू सम जोक्स, सम कुछ कुछ भी मतलब जो कि हमारे माइंड के लिए ठीक नहीं है वही होता है कंटेंट उसके अंदर। तो बिकॉज ऑफ दैट हम उन चीज को नहीं छोड़ सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव गुड हैबिट्स, गुड एसोसिएशन। गुड खासकर अगर फिजिकल पर्सनल जो लोग हैं, जो सेंटली लोग हैं, है ना, जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों की बातों में विश्वास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों से हमें एसोसिएट करना चाहिए। तो उनको देख के फिर हमारी लाइफ भी चेंज होएगी। और स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटिंग एनवायरनमेंट एंड एसोसिएशन। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हम बार बार ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हमारा मन चेंज हो जाता है। तो हमें लगता है कि मान लो किसी जगह हम जाते हैं, तो हमारा सर्कल ऐसा है जहाँ पे जाते ही हमें ड्रिंक मिलनी है, और हमारे सारे जो भी हम आदतें छोड़ रहे हैं वो दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसी जगह से, ऐसे एनवायरनमेंट से हमें दूर रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए।
ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बहुत दृढ़ होना चाहिए, डिटर्मिन्ड होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना, इस एनवायरनमेंट में मुझे वापस नहीं जाना, ये जो मैंने छोड़ दिया दोबारा मैं इस जगह नहीं जाऊंगा, इस एसोसिएशन में नहीं जाऊंगा। ये चीज हम सोचें कि वी शुड स्टार्व आवर बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स को क्राई करने दो, जो कुछ बोलने दो, लेकिन हमें इसको फॉलो नहीं करना। और दूसरा, उसको रिप्लेस करना है अच्छी आदतों के द्वारा। अच्छी आदतें क्या होती हैं? जैसे भगवत गीता पढ़ना, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना। और अगर जैसे हम मान लो कि हमें पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका जप करें, भगवान का नाम लें, और रादर देन रीडिंग एनी नॉवल और सीइंग एनी मूवीज, हम कुछ ऐसे स्क्रिप्चर पढ़ें, ऐसे सीरियल देखें जिससे हमें कुछ प्रॉपर स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता हो, रियल ज्ञान मिलता हो। तो ये चीजें हमें हेल्प करेंगी। और अगर मान लो लॉकडाउन नहीं है, प्रॉपर सिस्टम है, तो हम भक्तों के साथ संग करें, मंदिर में जाए, लोगों से जो भक्त हैं, जो सीरियस डिवोटीज है, डिवोशनल लाइफ कर रहे हैं, उनके साथ एसोसिएट करें। और बाकी जो असत्संग, जो बैड एसोसिएशन है, उससे दूर रहें। और बैड एनवायरनमेंट, है ना, बैड एनवायरनमेंट जैसे कुछ लोग जहाँ पे गैम्बलिंग हो रही है, जहाँ पे कसिनो है, नाइट क्लब है, तो ऐसे जो टेम्पटिंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे जाते ही आपको क्या मिलना है? ड्रिंक, अल्कोहल, ये सारा मिलेगा, इलिसिट सेक्स, तो ऐसी चीजें वहाँ पे होती हैं। तो वहाँ पे 100% हमें अपने आप को दूर रखना है। ये करेंगे तो बैड हैबिट्स आने का कोई कारण नहीं है। और फिर हमें बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को बोलना चाहिए कि मुझे बैड हैबिट्स को हमेशा छोड़ना है, दैट इज सेल्फ चेंज। तो इसलिए एक हमें अपने आप में एक कवच पहनना पड़ेगा। तो कवच का सबसे इम्पोर्टेंट पहला पार्ट क्या है? एटीट्यूड, बिहेवियर और थिंकिंग। तो जैसे हमने बोला कि थिंकिंग से हमारा सारा कुछ चेंज होता है, तो पहले हमें अपने अंदर प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, और फिर उससे हमारा एटीट्यूड चेंज होएगा। फिर एटीट्यूड हमारा चेंज होएगा तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होएगा, तो जो बैड हैबिट्स अपने आप हो जाएंगी। तो हम एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो एटीट्यूड हमारा चेंज होता है, हमें सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वी शुड नो जो हम कर रहे हैं क्या वो गलत है कि ठीक नहीं है। दैट इज वी शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो दैट इज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर तो हमें ये सोचना है कि जो मेरी अंदर जो आदत आई है, फॉर द हैबिट्स आई हैव पिक्ड अप, वो ठीक है कि गलत नहीं है। फॉर द केयरलेस इंडल्जेंस, तो मैं जो ये सारा जो कार्य करता हूँ ये सारा ठीक है कि गलत है, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और फिर जो मैंने जैसे जो मेरी बैड कंपनी थी, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि मुझे इसको क्यों रखना चाहिए। तो हमें पूरा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा। अगर मैं ठीक नहीं कर रहा तो मुझे डेफिनेटली इसको छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए अगर हम इस तरह से हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए फ्रिक्वेंटली कि मैं जो करता हूँ वो क्या गलत है क्या ठीक है। तो ऐसी चीजों को मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर अगर हम ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो फिर हमारी थिंकिंग चेंज होएगी, और थिंकिंग चेंज होने से हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होएगा, और फिर ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर भी चेंज होएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे अंदर कोई चेंज आएगी तो कैसे आएगी? दे विल कम फ्रॉम ऑब्जर्विंग लॉजिकली इन एवरी सिचुएशन। हमें हर सिचुएशन में अपने आप अंदर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि हमें कोई बैड हैबिट्स है, जैसे मान लो किसी को स्मोकिंग हैबिट है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हैबिट मेरे अंदर क्यों आई, कैसे आई। फिर सोचना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू टू डिफ्यूज दिस, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और फिर उसको मैं बार बार ना करूँ, उसको मैं कैसे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और फिर सोचना चाहिए कि मैं किस वजह से मैंने ये शुरू किया था, किसकी कंपनी की वजह से, तो उस कंपनी में दोबारा फिर मैं ना जाऊं। और जब हम कुछ छोड़ते हैं बैड हैबिट, तो उसके साथ हमें उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। तो हमें उसके साथ एक अच्छी हैबिट होएगी तभी वो छूटेगा। अगर कोई अच्छी हैबिट हम नहीं पाल रहे, तो बुरी हैबिट को रिप्लेस करना, छोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो कुछ अच्छा मुझे करना क्या है, छोड़ना ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये करना है। तो ऑटोमेटिकली वो करेंगे तो जो बैड हैबिट्स वो ऑटोमेटिकली हमारी छूट जाती है। तो जब हमारा थॉट प्रोसेस इस तरह से काम करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर भी चेंज होएगा।
तो क्योंकि हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है। अगर हमारा माइंड ठीक सोच रहा है तो हमें, जैसे हमने आपको असेस करें, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हमें असेस करना चाहिए कि मेरे अंदर बैड हैबिट्स हैं या नहीं है। फिर अगर बैड हैबिट्स हैं तो मुझे सोचना है कि मुझे चेंज होना ही है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन, कि मुझे स्ट्रांगली ये सब छोड़ना ही है। और उस छोड़ने के लिए फिर हमें अपनी लाइफ को क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन। तो ये जब तीन चीजें होंगी, इंट्रोस्पेक्शन होएगा कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उनको मुझे रेक्टिफाई करना है, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। और फिर उस दृढ़ निश्चय के साथ अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन आना कि नहीं, मुझे यही करना है, ये नहीं करना। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो बिहेवियर अपने आप चेंज नहीं होता, उसको चेंज करने के लिए हमें एफर्ट्स डालना पड़ता है। इट इज एक्टिव प्रोसेस। एक ऐसा व्यक्ति बनता है तो वो उसकी कंटिन्यूस एक्टिविटीज के द्वारा ही बनता है। ऐसे नहीं अचानक कुछ मर्जी बन जाएगा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लो कोई कोई ऐसा सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम रोड साइड पे जा रहे हैं, बाई चांस हमारी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा जाती है ना, तो उसमें क्या होगा, तो एकदम कई तरह की रिएक्शन हो सकती है। जैसे मान लो किसी की गाड़ी दूसरे से टकराई, तो जो दूसरा व्यक्ति है आपके सामने आके एकदम लड़ने के लिए तैयार हो सकता है, कैसे आपने मेरी गाड़ी को बिल्कुल ठोक दिया और डैमेज कर दिया। आप भी इस तरह से रिएक्ट कर सकते हो कि आपने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया। और कई बार हम देखते हैं आजकल रोड रेज में एक दूसरे को गोली तक मार देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे इस सिचुएशन के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, ठीक है गाड़ी टकरा गई, तो वो अब हमारे अंदर ऑप्शन है कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है। सिचुएशन आ गई, ठीक है गाड़ी ठुक गई, अब मुझे इस पे कैसे रिएक्ट करना है, ये हमें बता देना है कि हमें बोल एक बजे तो उनको बोलो। तो बिहेवियर अगर हमारा उस टाइम, जैसे हम ओवर रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी ठुक गई, तो अगर हमारा कंट्रोल्ड बिहेवियर होगा तो हम क्या करेंगे, कोई नहीं ठीक है, जैसा हो गया ऐसा होना ही था, तो देन वी विल नॉट फाइट, रोड रेज नहीं होगा। लेकिन मोस्टली हम आजकल क्या देखते हैं, जैसे ही कभी भी कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है तो पीपल ओवर रिएक्ट, है ना, क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं होता। तो हमारे पास हर तरह की स्टिमुलस आएगी। ऑफिस के अंदर है, हमने कुछ जैसे काम किया, किसी सबॉर्डिनेट काम नहीं किया, तो हमारी चॉइस है कि मुझे उससे कैसे रिएक्ट करना है। तो मैं बहुत तेज गुस्सा करके भी उस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकता हूँ, और आराम से उसको सबॉर्डिनेट को समझा भी सकता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करते तो बेटर रहता। तो इसी तरह घर के अंदर भी बच्चों के साथ, बच्चों ने कुछ कर दिया, है ना, तो बच्चों के साथ में कैसे रिएक्ट करना है। कई बार हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चों को बहुत बुरा लगता है। और कई बार हम सेम सिचुएशन में जस्ट आराम से बात करके भी इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बिहेवियर है, इट इज ए क्रोनिक थिंग, है ना, ये एक दिन में चेंज नहीं होता। ये डिपेंड करता है हमारी कैसी सोच है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं कोई भी सिचुएशन आती है। तो वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमें पता है कि वो कहाँ से आएगी, हमारा माइंड क्या सोच रहा है। तो अगर हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है तो फिर हमें करना क्या चाहिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको हम साइकिलिंग सिखाते हैं, हम सबने भी बचपन में साइकिलिंग सीखी है। तो जब हम साइकिल चलाना, तो जैसे ही हम बच्चों को साइकिलिंग सिखाते हैं, तो अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये चार स्टेज को जब अगर हम समझे तो हमें समझ आ जाएगा कि हैबिट्स के द्वारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, इनिशियली वो साइकिलिंग जैसे उसको सिखाते हैं, तो उसको कुछ नहीं आता होता, तो पेरेंट्स पकड़ के बच्चों को साइकिल पे बिठा देते हैं और फिर उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, बच्चे को स्किल भी नहीं है, और दूसरा उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सीख भी नहीं पा रहा, बार बार वो गिरता है। ठीक है, तो दैट इज द इनिशियल। तो अनकॉन्शियस मतलब उसके माइंड के अंदर उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है कैसे चलाना है, और वो चला भी नहीं पा रहा, है ना, बार बार गिरता है। फिर एक स्टेज आती है उसके बाद, फिर क्या होता है कि हम थोड़ा सा
माइंड के अंदर हमें समझ तो आगे भी करना क्या है, साइकिल चलानी है, आराम से बैठना है, फिर पैर को छोड़ना है, हैंडल सीधा रखना है, फिर हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को साइकिल को पकड़ के साथ-साथ धक्का मारते हैं, साइकिल भी चल रही है, पेरेंट्स साथ भाग रहे हैं और बच्चा चला रहा है, बीच में छोड़ देते हैं और चलना थोड़ी-थोड़ी चल भी जाती है। तो लेकिन अभी तक पूरी तरह बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन उसको पता ज़रूर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे चलाना है। दैट इज़ सेकंड लेवल कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर तीसरी स्टेज आती है जिसके अंदर बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब उसको पता भी है मुझे क्या सीखना है और वो चला भी रहा है। अब उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही उसको छोड़ते हैं, छोड़ते कि अपने आप ही चला लेता है और चलता रहता है साइकिल। दैट इज़ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फिर एक हाईएस्ट स्टेज आ जाती है जिसके द्वारा वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि उसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैडल मारना है, मुझे हैंडल पकड़ना है, हैंडल सीधा रखना है। तो जैसे मान लो घर से निकला, साइकिल चलाई और वो अपने फ्रेंड के घर में पहुँच गया, जबकि माइंड के अंदर कुछ और ही सोच रहा था। कई बार जैसे हम ऑफ़िस में होते हैं, ऑफ़िस में जैसे गाड़ी में बैठे, बाय चांस किसी का फ़ोन आ गया, हम गाड़ी में फ़ोन करते जा रहे हैं, बात भी करते जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा है और अपने आप मोड़ते उसको गाड़ी को हम पता नहीं लगता है घर आ जाता है। हमें कब कुछ नहीं पता हमने कहाँ मोड़ी, कहाँ पे रोकी, इस तरह से हम दैट इज़ कॉल्ड एज़ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो क्योंकि हमारी कॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता रहता है। सो दैट इज़ द हाईएस्ट स्टेज। तो इसी तरह से जो माइंड भी होता है, इनिशियल स्टेज में उसको कुछ नहीं पता होता है लेकिन वो सब कुछ अ, करने की कोशिश करता है। लेकिन एक लास्ट स्टेज में जब क्या हो जाता है कि फिर वो 24 आवर्स तो वो फिर उसमें बिल्कुल लग ही जाता है। तो लेकिन अगर हम अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेज में मतलब हमें चाहे हमारा माइंड को चाहे पता है या नहीं है, लेकिन हमने सोचना है कि नहीं ये नहीं करना तो नहीं करना। मतलब दैट विल बिकम अवर नेचर, नेचुरल जिसको बोलते हैं कि उसको जितना मर्ज़ी आप अ अ, ल लालयित कर सकते हो, उसको इंस्पायर कर सकते हो या उसको कुछ भी बैड कंपनी हो या कुछ दिख जाएगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये नहीं करना। सो दैट दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल। तो अनकॉन्शियस माइंड में भी उसको कभी कुछ गलत करने को काम नहीं होएगा, नहीं करने का नहीं सोचेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ बिहेवियर। तो इस तरह से बिहेवियर हमारा चेंज होता है। इनिशियली हम लर्निंग स्टेज में होते हैं, तो ऐसे हैबिट्स का भी इनिशियली हमें डिफ़िकल्ट होगा छोड़ना, लेकिन धीरे-धीरे हम एफर्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली स्टेज आ जाएगी जब हम फिर कोई कितना मर्ज़ी उसको करने की कोशिश भी करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा तो भी हम उसको नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा साइक्लिंग सीखते हुए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, तो वी आल्सो कैन बिकम परफेक्ट इन आवर हैबिट्स। और इसमें और हमें क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, अगर हमें कोई हैबिट चेंज करनी है, हमें अपना बिहेवियर सुधारना है, तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे पैट्रिक ग्लेन एक है, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, तो कहते हैं कि विज़डम द रिलीजन, दे कैन बी वेरी, वेरी हेल्पफुल इन चेंजिंग द हैबिट। तो वो बताते हैं कि रिलीजियस बिलीवर्स जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं, वो लोग उनके अंदर देखा गया कि देयर इज़ अ लेस चांस ऑफ सुसाइड, अल्कोहल अब्यूज़ और ड्रग अब्यूज़, स्ट्रेस, डिप्रेशन। जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बोलते हैं ड्रग एडिक्ट्स, जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं या डिवोर्स या किसी भी धर्म में विश्वास करता है, सीरियसली फॉलो करता है, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिलीजन। फिर एक और हम जैसे कई सारी स्टडीज़ हुई, उन्होंने बताया कि जो लोग किसी होते हैं सीरियसली, तो उनके अंदर स्ट्रेस कम होने की वजह से उनके अंदर ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, हेपेटाइटिस सारे डिजीज़ वो कम होते हैं। तो उन्होंने स्टेट कि वो लोग एटलीस्ट हफ्ते के अंदर एक बारी कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ठीक है? तो उन अटेंड करते हैं, उनके अंदर ये बीमारियाँ होती हैं। इसी तरह से जो यूथ है, उनके अंदर देखा है कि लेस चांस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ और प्रीमेच्योर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, क्रिमिनल डेलिक्वेंसी, सुसाइडल, तो सारा कुछ जस्ट बाय रिलीजन। तो इसलिए हम जैसे इस्कॉन के अंदर ये बोलते हैं कि हमें रेगुलर भगवत गीता पढ़नी चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा ये जो स्पिरिचुअल कोएफ़िशिएंट बढ़ जाता है। तो अगर हमारा स्पिरिचुअल कोएफ़िशिएंट ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा? स्पिरिचुअल कोएफ़िशिएंट ज़्यादा होने से हमारा बॉडी के अंदर जो माइंड है वो प्रॉपर काम करेगा।
तो इट विल हेल्प इन ऑल मीन्स, हमारा जो एजुकेशन लेवल, हमारा मेंटल लेवल और हमारा फिजिकल लेवल, हमारा फिजिकली बीमारियां नहीं होंगी, माइंड हमारा बिल्कुल सही सोचेगा, तो उससे हमारी कोई बैड हैबिट्स नहीं होगी, तो बिकॉज ऑफ दैट वी विल लिव हेल्दी लाइफ। तो इसलिए जो रिलीजन है, डेफिनेटली दैट हेल्प्स इन ऑल दीज थिंग्स। और दूसरी बात, हमें एक रखना चाहिए, जैसे कोई हैबिट होती है उसको बनने में कई साल लगते हैं, कोई हैबिट एक दिन में नहीं बन जाती। जैसे भी हैबिट का मतलब है कि रेगुलर लेना शुरू करना, एक बार लिया फिर अच्छा लगता है, फिर लेते हैं, फिर लेते हैं, तब जाके एडिक्शन होती है, फिर उसके बिना हम नहीं रह पाते, दैट इज कॉल्ड एज हैबिट। लेकिन उसको अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो वो एक दिन में नहीं होगा। तो हैबिट्स दैट टुक ईयर्स टू बिल्ड डू नॉट टेक ए डे टू चेंज। उसको चेंज करने के लिए हमें एक दिन में रहेगा, उसको भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इट विल टेक सम टाइम। तो इसलिए वी शुड हैव पेशेंस। इसलिए बोला गया कि 5D फार्मूला है, जिसके द्वारा हम अपने इन सारी जो बैड हैबिट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो 5D फार्मूला क्या है? तो फर्स्ट डी इज डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन मतलब पेड ट्रायड। तो तीन चीजें हैं, पेशेंस, एंथुसियाज्म और डिटर्मिनेशन। तो पेशेंस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जब तक पेशेंस नहीं होगा तो हम किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। इवन हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी हमें ये कहते हैं कि जैसे नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है हमारा एक ग्रंथ, तो उसके अंदर बोला गया कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सो वृत्ता षड भक्तिर भक्तिर प्रसिद्धि। तो बेसिकली 6 चीजें बताई गई हैं, जिसके अंदर सबसे पहला क्या है? उत्साह, एंथुजियाज्म, और फिर बोला है निश्चय, और फिर धैर्य। तो धैर्य जब तक नहीं होगा तो हम कोई भी चीज अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना चाहे तो वो चेंज नहीं हो सकती। तो इसी तरह से फिर हमें बहुत डिटर्मिनेशन भी चाहिए, तो उत्साह भी चाहिए करने का, निश्चय भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। दैट इज नेगेटिव इंस्ट्रक्शन वर्स नंबर 3, जो ये पेशेंस, एंथुसियाज्म और डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। तो धैर्य से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और उत्साह के द्वारा, जैसे हम कई बार देखते हैं कईयों के अंदर, जैसे मान लो क्रिकेट मैच है ना, तो उसको देखना है, वनडे मैच, उसके लिए जो यूथ होता है क्या नहीं करता, टिकट के लिए जितना पैसा लगे, जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, जितना मर्जी जाना पड़े, दूर जाना पड़े, पुलिस के डंडे खाने पड़े, लेकिन इतना उत्साह होता है, देखना है तो देखना है। दैट इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ एंथुसियाज्म। इसी तरह से हमें पॉजिटिव चीजों के लिए भी ऐसा उत्साह होना चाहिए। जैसे मैं मान लो बोला गया कि हमें शास्त्र पढ़ने, भगवद गीता पढ़ना है, तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए कि मुझे रोज पढ़ना है, क्योंकि इससे मेरी इंटेलिजेंस आएगी और फिर माइंड मेरा ठीक होएगा, तो दैट विल बेनिफिट मी। और इसी तरह से डिटर्मिनेशन, कुछ भी करना है तो डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना निश्चय के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जैसे जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमारे जैसे लेडीज मच्छेंद्री पाल, शी वॉज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाई। तो इनफैक्ट शी वाज फिफ्थ इन द वर्ल्ड जो कि इस तरह से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाई एज ए फीमेल, फर्स्ट वुमन। और माउंट एवरेस्ट पे फीमेल के द्वारा चढ़ना, तो क्या था, उसका एक सपना था कि मुझे ये करना ही है, मुझे इसके ऊपर चढ़ना ही है। उससे भी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट हुआ बाद में, एक लेडी थी अरुणिमा सिन्हा। तो एक बार क्या हुआ कि वो बहुत बड़ी एथलेटिक थी, स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, तो आई थिंक अराउंड लखनऊ। तो उसको कोई लुटेरे थे ट्रेन के अंदर, उन्होंने उसको लूटना चाहा, तो लेकिन उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो अल्टीमेटली उन्होंने उसको धक्का मार के गाड़ी से नीचे फेंक दिया। और बाई चांस दूसरे साइड से एक और ट्रेन आ रही थी, उसकी वजह से उसकी जो एक टांग ट्रेन के नीचे आके कट गई। लेकिन उस अनु जो अरुणिमा थी, उसका डिटर्मिनेशन देखो कि उसने फिर भी नकली टांग लगवाई, और नकली टांग लगाने के बाद उसने अपना जो स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा, और अल्टीमेटली उसका एम था कि मुझे भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। और वो फिर इन स्पाइट ऑफ एम्पुटेशन, है ना, तो ऐसा व्यक्ति जिसका टांग एक काटी गई हो, उसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सोचा, और उसने ऐसा किया। नॉट ओनली दैट, उसके बाद उसने कई सारी ऐसी जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उनके ऊपर उसने चढ़ के दिखाया। तो दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन। तो अगर हमें मन में है कि हमें ऐसे कुछ करना है, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। इसी तरह से एक और व्यक्ति है टॉम विटेकर इन अमेरिका, तो वो भी एम्पुटेशन होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल क्या हमें बताते हैं कि डिटर्मिनेशन, अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, अभी कुछ करना है तो हम करेंगे। अगर हमारे अंदर
डिटर्मिनेशन है कि ड्रिंक नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, हमें ये बैड हैबिट को छोड़ना है, तो दैट कैन बी डन। उसके लिए क्या चाहिए? उत्साह चाहिए भी, मुझे ये करना है, और फिर धैर्य चाहिए, क्योंकि उसको करने में एक दिन में नहीं होगा, इट मे टेक सम टाइम। लेकिन हमें सोचना है कि छोड़ना है, तो वी कैन लीव इट विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि नहीं, मुझे ये चेंज करना ही है लाइफ में, तो दैट इज पॉसिबल। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है डिस्क्रिमिनेशन। तो पहला डी था हमें कि उसको छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? डिटर्मिनेशन। फिर दूसरा डी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि हमें हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें भी, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जब तक हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन की पावर नहीं है भी, क्या गलत है क्या ठीक है, तो हम कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो छोड़ेंगे तब जब हमें पता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन कब होती है, कब कर पाते हैं? जब हमें शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो इसलिए भगवत गीता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें सब कुछ दिया हुआ है कि क्या गलत है क्या ठीक है। महात्मा गांधी कहते थे, जब भी मुझे कोई कंफ्यूजन होता था तो मैं भगवत गीता पढ़ता था, तो मुझे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें मिल जाता था। इसी तरह से हमारी अगर भगवत गीता रीडिंग की रेगुलर हैबिट हो, तो डेफिनेटली हमारे अंदर कोई भी बैड हैबिट घर नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस बहुत शार्प होना जाएगी। भगवान भी कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं इंटेलिजेंस देता हूँ। तो उस इंटेलिजेंस के द्वारा दे कैन कम टू मी। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन की पावर कब आएगी? जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं और भगवान को सरेंडर करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एक और पॉइंट है डी एडिक्शन। तो डी एडिक्शन जैसे हम जानते हैं, कोई ड्रिंक करता है तो उसको हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं? वो डी एडिक्शन। लेकिन डी एडिक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है? वी शुड नॉट रिप्रेस आवर हैबिट्स बट वी शुड रिप्लेस। तो जैसे ये मछली है, एक छोटे से जार के अंदर है ना, उसके अंदर स्विमिंग कर रही है, लेकिन वो थोड़ी सी जगह उसको मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं तो भी कुछ कुछ बेटर है। लेकिन अगर हम उसको इतने बहुत बड़े जार के अंदर डाल दें जहाँ पे आराम से फ्रीली वो घूम सकती है, तो बेसिकली उस छोटे जार के अंदर भी स्विमिंग कर रही थी लेकिन कोई आनंद नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया बड़े जार के अंदर, तो वो अपना स्विमिंग कर रही है, लेकिन बहुत आनंद के साथ कर रही है। तो इसी तरह से हमारी जो हैबिट्स होती हैं, उन हैबिट्स को हमें चेंज करना चाहिए। कैसे? बाई रिप्लेसिंग विद सम अदर थिंग, है ना, जिसके अंदर मतलब हम एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय कब करेंगे? जब कुछ हैबिट होगी, लेकिन कौन सी? रिप्लेस बाई सम गुड हैबिट। जैसे मैंने बोला कि हमें मन को कुछ ना कुछ करने के लिए देना पड़ेगा, मन को खाली नहीं रह सकते। तो इसलिए अगर कोई हैबिट छोड़ेंगे तो उसके लिए हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी बैड हैबिट्स को निकाल के गुड हैबिट से। और फिर लास्ट में क्या है कि डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब कि माइंड को कंट्रोल करने हमें आना चाहिए। वो माइंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर, कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए माइंड को एंगेज करना पड़ेगा। तो कलयुग के अंदर बोला गया है कि जितने भी धर्म हैं, सारे एक चीज को जरूर मानते हैं कि अगर भगवान के नामों का हम उच्चारण करते हैं, भगवान के नामों को शरणागत होते हैं, तो हमारा माइंड हमेशा प्योर रहेगा और हमारा माइंड हमेशा कंट्रोल में रहेगा। चाहे क्रिश्चियनिटी वो जैसे जीसस का नाम लेते हैं, है ना, उसका नाम लेके बहुत प्योरीफाई अपने आप को कर सकते हैं। इसी तरह से बुद्धिस्ट, इस्लाम के जितने लोग हैं, अल्लाह अल्लाह बोलते रहते हैं, तो अल्लाह का नाम लेने से क्या होता है? उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है और माइंड कंट्रोल में रहता है, जो वो करना चाहता है कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे सनातन धर्म के अंदर हमें बोला गया कि जैसे हम भगवान के नामों का उच्चारण करें, जैसे इस फॉर्म में बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इस मंत्र का उच्चारण करते रहें लगातार रेगुलरली, तो 100% गारंटीड है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो माइंड हमें जो डिक्टेट नहीं करेगा, बल्कि माइंड को हम डिक्टेट करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दैट इज द पोटेंसी ऑफ नेम्स। और फिर फाइनल पांचवा डी है डिपेंडेंस। तो हमें हमेशा हमेशा भगवान को सरेंडर करना चाहिए बाई आवर प्रेयर्स, क्योंकि बिना प्रेयर के कुछ भी ये नहीं हो सकता। हम अगर सोचते हैं नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोलर हूँ, दैट मीन्स हमें माइंड डिक्टेट कर रहा है। लेकिन हमें माइंड को डिक्टेट करना है। तो माइंड को कब डिक्टेट करेंगे? जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर मीन्स हमें भगवान को सरेंडर करना चाहिए, प्रे करना चाहिए कि मैं सब कुछ ठीक सोचूं, सब कुछ ठीक करूं। वैसा हम प्रे करते हैं तो डेफिनेटली देन इट विल हेल्प अस। तो to conclude this talk of power of habits, so basically I will say knowing is not enough, we must apply.
तो हमने जैसे कुछ भी सुन लेते हैं, तो जस्ट जानने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। और फिर उसके लिए विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू इट। हम सोच रहे नहीं मैं चलो ये गंदी आदत को चेंज करूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन उसको सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि मुझे छोड़ना है, हमें उसको करने के लिए एक्शन में आना पड़ेगा। तो जैसे हमने बिहेवियर चेंज कैसे होना है, बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो भी हमें करना है वो करना पड़ेगा। सो बेसिकली वी शुड हैव पावर टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। और अगर हम ऐसा जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पावर हमारे अंदर है, क्या बुरा है क्या अच्छा, तो ऑटोमेटिकली देन वी शुड प्रे टू गॉड, ताकि वो हमें हेल्प करे कि हम बुरा को छोड़ें और अच्छे को लाइफ के अंदर अडॉप्ट करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर अच्छी आती आएंगी, तो फिर हम डेफिनेटली वी कैन हेल्प आवर सेल्स, वी कैन हेल्प आवर फैमिली एंड वी कैन हेल्प द सोसाइटी। ओके, थैंक यू वेरी मच for this patient hearing, patient attention, and thank you Radhesham Prabhu. He is our mentor in ISKCON Pune. This topic is finished. Any question or comment, most welcome. Okay, I think that now you can unmute and ask the questions. Any question related to power of habits, I'll be very happy to answer. I think this is very important topic कि हमें लाइफ के अंदर अगर भक्ति करनी है, भक्त बनना है, तो हमें हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे हम ISKCON के अंदर बताते हैं कि हमें ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, है ना? नॉन-वेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना और इंटॉक्सिकेशन नहीं करना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। तो ये क्या हैबिट्स हैं? तो इन हैबिट्स को जब तक हम नहीं छोड़ते तब तक हम नहीं कह सकते कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनिशियली लोगों को बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन जैसे लोग ISKCON के अंदर आते हैं तो हम उनको छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहते। हम क्या बोलते हैं, आप भगवद गीता रोज पढ़ो और चैंटिंग करो, जपा करो। ऐसे लोग जपा शुरू करते हैं और भगवद गीता पढ़ना शुरू करते हैं, और ऐसे लोग जो ऑलरेडी जपा कर रहे हैं और भगवद गीता पढ़ रहे हैं उनका संग करते हैं। जैसे ही उनके साथ एसोसिएट होते हैं तो धीरे धीरे जपा किया, एसोसिएशन किया और फिर भगवद गीता रोज पढ़ा, तो उनको खुद भी नहीं पता लगता कब उनकी ड्रिंक छूट गई, कब उन्होंने नॉन-वेज छोड़ दिया, नॉट ओनली दैट कब उन्होंने प्याज लहसुन छोड़ दिया, वो भी उनको नहीं पता लगता। तो सब ऑटोमेटिकली होता है। तो हमें जोर जो है छोड़ने पे नहीं लगाना, हमें जोर कहाँ पे लगाना है, हमें जोर लगाना है कि हमें करना क्या है। तो अगर हम रेगुलरली जपा करते हैं, रेगुलरली भगवद गीता पढ़ते हैं और अगर टाइम मिले तो मंदिर में जाके अच्छे भक्तों का जो इस तरह के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उनसे एसोसिएट करते हैं, तो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं ड्रिंक कैसे छोड़ दूँ, स्मोकिंग कैसे छोड़ दूँ, नशा कैसे छोड़ दूँ। दैट विल बी ऑटोमेटिक। इवन हमारे ISKCON के अंदर जैसे लोग प्याज लहसुन भी छोड़ देते हैं, है ना? तो प्याज लहसुन तो लोगों को बोलो तो प्याज लहसुन, चाय कॉफी, किसी को बोलो चाय छोड़ो तो उनको लगेगा जैसे मेरी लाइफ ले रहे हो, मेरी जान ले रहे हो क्या, चाय छोड़ने के लिए बोले तो इतने ज्यादा एडिक्टेड है लोग। लेकिन ISKCON के अंदर चाय कॉफी छोड़ना, प्याज लहसुन छोड़ना ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे कुछ छोड़ा ही नहीं है। इट बिकम सो सिंपल। क्यों सिंपल बनता है? क्योंकि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद समथिंग एल्स। तो जब तक हम रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक छोड़ना असंभव है। अगर किसी को बोलो आप छोड़ दो, लेकिन छोड़ के करोगे क्या, वो अगर नहीं बताएंगे तो वो उससे कुछ नहीं छूटने वाला। क्योंकि हमारा जो माइंड है दैट इज वेरी क्लेवर। उस क्लेवर माइंड को हमें बिल्कुल एंगेज करना पड़ता है कि आपने करना क्या है। उसको प्रॉपर एंगेज करेंगे तो देन डेफिनेटली माइंड, जो कुछ हम माइंड को वो देंगे वैसी खुराक को माइंड करेगा, तो दैट इज पॉसिबल। तो हम सारी गंदी आदतों को डेफिनेटली छोड़ सकते हैं अगर हम अपने आप को अच्छी संगति के अंदर रखें। तो जैसा संग वैसा रंग। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग एंड दैट इज अ परफेक्ट सेइंग फॉर हैबिट्स। हाउ टू कंट्रोल और चेंज इंस्टेंट रिएक्शन हैबिट। तो अगेन इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए, है ना? कोई व्यक्ति सोचे नहीं मैं तो एकदम अपनी सारी रिएक्शन को चेंज कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल।
तो इट इज ए प्रैक्टिस। तो अगर हमारा जो कॉन्स्टेंटली, अगर हम अपने हैबिट्स के बारे में कॉन्शियस है कि मुझे, जैसे हमारा मोस्टली जो रिएक्शन होती है बिकॉज ऑफ एंगर, है ना, तो हमारा इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। जैसे कुछ किसी ने कुछ किया जो हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसके एकदम रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी कॉन्शियस को चेंज करना पड़ेगा कि जैसे मोस्टली जो गुस्सा आता है उसका कारण होता है अहंकार। तो हमारी जो डिजायर्स होती हैं जब वो फुलफिल नहीं होती तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है। तो डिजायर क्या होती है, हमारे अहंकार से रिलेटेड है। तो जब हमारे अंदर ईगो बहुत ज्यादा होती है तो हम सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ जैसे मैं चाहता हूँ वैसे होना चाहिए। जब वो बड़ा वैसा जरा नहीं होता तो फिर हमें गुस्सा आता है। तो इसलिए इंस्टेंट एक्शन कैसे चेंज होगा कि हमें सबसे पहले ह्यूमिलिटी लानी पड़ेगी। और ह्यूमिलिटी कैसे आती है, जस्ट बाय डूइंग डिवोशनल सर्विस, तो भगवान की भक्ति के द्वारा। और कलयुग में भगवान की भक्ति का सिंपल मतलब है जपा करना। अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो इससे इससे हमारे अंदर डेफिनेटली धीरे धीरे विनम्रता आती है। जब विनम्रता आएगी तो गुस्सा ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, तो हम इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं करेंगे। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में एक और चीज सिखाती है, जैसे हमने सोल में डिस्कस किया था, कि हमें सबको ये सोचना चाहिए कि सारे लिविंग एंटिटी क्या है, दे आर सोल, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सब भगवान के बच्चे हैं। तो फिर हम दूसरों को जब ये सोचेंगे कि ये भी उसी भगवान का है, मैं भी उसी भगवान का हूँ, तो देन व्हाई वी आर फाइटिंग, है ना। तो हम फाइट तभी करते हैं जब सोचते हैं कि वो कुछ और है, मैं कुछ और हूँ, ही इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, तो दैट इज द काज ऑफ फाइट। अगर हम सोचे नहीं उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है, वो भी सोल है मैं भी सोल हूँ, तो फिर सामने वाले में और मेरे में कोई क्या फर्क है, नो डिफरेंस। तो कुछ हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, है ना। कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी नुकसान हो गया, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरा कर्मा रिस्पॉन्सिबल, देन वी विल नॉट रिएक्ट। तो बेसिकली हमारा थिंकिंग प्रोसेस हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिएक्शन को। अदरवाइज अगर हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, जपा नहीं करते, तो हमारा बिहेवियर चेंज होगा। तो बिहेवियर हमारा फिर वो एकदम रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस प्रोसेस को मतलब इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टुगेदर। हम एक दिन में सोचे नहीं, आज मैंने जैसे सोचा कि मैंने हैबिट चेंज करनी है, मैं अब कभी भी किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमें अपने बिहेवियर के अंदर कुछ एक्टिव चीजें लानी पड़ेंगी, वो ला के फिर चेंज होएगा। तो कहने से चेंज नहीं होगा डेफिनेटली। इज इट ओके मिताली? But sir, at work, if we are too humble and too polite, our colleagues thought we are stupid. We don't know anything. So basically, definitely you are saying we should be smart enough that we should not be exploited by others जॉब के अंदर, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी मोस्टली हम देखते हैं कि हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं भी कर रहा तो भी हम गुस्सा कर, वी थिंक वी आर द बॉस। वो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जरूरत हो, जहाँ पे जैसे अगेन जॉब पे मैं ये सोचना है कि जो भी जॉब है दैट इज नॉट फॉर माई सेटिस्फेक्शन। जॉब वाला प्लेस हमें यही सोचना चाहिए कि जो भी मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, तो अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें उसको डांट मारनी चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक है लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हम फिर गुस्सा करते हैं उसके ऊपर, तो फिर गलत है। मतलब वी शुड नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स, वी शुड सी कि जो कुछ वो कर रहा है ना, तो वो अगर ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, हमें प्रॉपर उसको ठीक से एनालाइज करना चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं वही गलत है मैं ठीक हूँ, और रीजन क्या होता है कि मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उससे डांट मार रहा हूँ या लड़ रहा हूँ, जो भी गुस्सा कर रहा हूँ। तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सोचते हैं कि नहीं वो भी व्यक्ति ठीक है लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो फिर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो गलत कर रहा है, इंस्टीट्यूशन पे गलत है, हमें लगता है बिल्कुल गलत है, देन डेफिनेटली हमें गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में ये सिखाती है कि हमें अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को बढ़िया से करना चाहिए। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी का मतलब है कि जो हमारी ड्यूटी है एज ए बॉस, मान लो कहीं ऑफिस में है, तो मैं किसी डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो उस हेड को, उस डिपार्टमेंट को चलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर बाकी लोग उस डिपार्टमेंट को ठीक चलाने में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना है, तो हमें उसको ठीक करना है। तो दैट इज ए करेक्ट थिंग, है ना। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध करो, तो देखा है तो युद्ध गलत है, क्यों इतने सारे लोगों को मरवा दिया, है ना। लेकिन क्योंकि वो जरूरी था इसलिए वो मारना भी जरूरी था। तो इसलिए जो चीज जरूरी है वो करना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि हम वो चीज जो जिसको जरूरी मान रहे हैं वो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है या एक्चुअल में जरूरी है वो।
दैट डिफरेंस वी शुड नो। और मोस्टली देखा ये गया है कि लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं ऑफिस प्लेस के अंदर भी, क्योंकि उनकी ईगो सेटिस्फाई होना जरूरी है। दैट इज द रीजन। Okay. ओके मिताली, नेक्स्ट क्वेश्चन देवांश। Very difficult to know what is wrong and what is right. Who will tell someone that he is wrong, whereas wrong things are his habits and he likes it is his word. तो बेसिकली हमें दूसरों को ठीक नहीं करना, हमें क्या करना है, अपने आप को ठीक करना है। दूसरे के अंदर जो हैबिट है वो जाने, ठीक है ना। तो अगर कोई हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है, अपने आप को और खराब ना करना, तो हमें ये देखना है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है कि नहीं। जैसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे वो हमारी कंसर्न है, तो अगर वो कोई चीज गलत, तो नेचुरली हमारी ड्यूटी है कि उनको हमें रेक्टिफाई करना है, उनके अंदर बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा कोई पड़ोसी है, वो ड्रिंक करता है, कुछ भी करता है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं उसको ठीक करूँ, है ना। मैं उसका अगर अच्छा फ्रेंड हूँ तो आई कैन टेल हिम कि ये गलत है, लेकिन उसको मैं सिर्फ समझा ही सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो करे ना करे दैट डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। तो इसलिए हमें जो बेसिकली सबसे पहले खुद को ठीक करना है। जब हम खुद को ठीक करेंगे तो मतलब एक आइडियल हमें बन जाना है, तो हमें देख के फिर दूसरे लोगों को फिर हम कह सकते हैं बिना कहे इनफैक्ट दूसरे लोग अगर चेंज होना चाहते हैं चेंज होंगे। जैसे जैसे मान लो हम अपने प्रोफेशन में देखते हैं, जैसे किसी को पता है कि ये व्यक्ति ड्रिंक नहीं करता, नॉन वेज नहीं लेता, प्याज लहसुन नहीं लेता, तो इस बिहेवियर के बारे में उसको पता है सारा। अब सारा कुछ उसको पता होने के बावजूद भी अगर उसको अच्छा लगता है कि नहीं मुझे तो ड्रिंक करना अच्छा लगता है, तो यू कांट डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, है ना। यू कैन जस्ट टेल बाय योर बिहेवियर भी ये नहीं करना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी ये करता है, तो दैट इज हिज मिसफॉर्चून, है ना। तो इसलिए ठीक और गलत पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो हमें कहाँ से पता लगेगा क्या गलत है क्या ठीक है? बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स। अगर हमारा नॉलेज ही प्रॉपर नहीं है, जस्ट हमें सेंटिमेंटल भी नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया कि ड्रिंक छोड़ दो और आप छोड़ दो, यू शुड नो व्हाई शुड आई लीव इट, है ना। तो वो हमें कहाँ से नॉलेज आएगा? बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो हमें भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर में सारा दिया हुआ है कि क्या गलत है क्या ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें लोगों को कन्विंस करना है, खुद को कन्विंस करना है कि मुझे ये नहीं करना। नॉट दैट ठीक है मैंने लेक्चर में सुना था ये नहीं करना तो मैं छोड़ देता हूँ, तो वो टेम्परेरी होगा। परमानेंट कब होगा? जब मुझे खुद वो पढ़ के समझ आएगा, हाँ भी ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर, जो मैंने सुना था ऐसा स्क्रिप्चर बता रहा है, इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर जब हम उसको छोड़ेंगे तो दैट विल बी फॉर एवर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को करेक्ट करना है कि क्या गलत है क्या ठीक है बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स। उसके बाद फिर हम जब खुद समझ आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली फिर हम दूसरों को, जो खासकर हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है, ये नहीं कि हम जैसे सड़क पे हम कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते में बंदा हमें दिख रहा है कि वो ड्रिंक कर रहा है गाड़ी में बैठा बैठा, तो हम उसको रोक के तो नहीं कह सकते ड्रिंक क्यों कर रहा है, उल्टा मारेगा हमें सिर पे भी, तो कौन होता है पूछने वाला। तो हमारे जो अंडर है, जो हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर होते हैं, हम उन्हीं को सिर्फ समझा सकते हैं। या पब्लिक फोरम के अंदर, जैसे आप मंदिर में कोई लेक्चर दे रहे हो तो आप सबके लिए बोल सकते हो, है ना। अपने ऑफिस प्लेस में अपने जो कोलीग्स हैं उन सबको बता सकते हो, बट यू कैन ओनली टेल। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो हमें दूसरों को जज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, कौन गलत है क्या ठीक है। हमें ये सोचना है कि मैं गलत हूँ या ठीक नहीं हूँ, वो हमें जरूर पता होना चाहिए। सुभाष, इज इट ओके? नेक्स्ट इज मेरी डॉटर 15 साल की है, तेज आवाज में बोलती है, इस पे मार्गदर्शन करिए। तो बेसिकली आजकल जो यूथ है, ये मोस्टली सबकी प्रॉब्लम है। जो बच्चे होते हैं ऊंची आवाज में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? दैट वी शुड नो, क्यों बोलते क्यों है। तो बेसिकली जब बच्चे इरिटेटेड होते हैं या सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तभी ऐसा होता है ना। तो वो अब सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हमें उसकी डेप्थ में जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि आर वी रिस्पॉन्सिबल। पहले तो ये सोचना चाहिए, अगर हम रिस्पॉन्सिबल है तो पहले हमें अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहिए। अगर हम नहीं है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें सोचना चाहिए वाई दे आर डूइंग लाइक दैट। उसके रीजन कई सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं है। जैसे आजकल मोस्टली जो आजकल देखा गया है, मोस्टली बच्चे सोशल मीडिया, है ना, यूट्यूब और मोबाइल, ये सारा दिन करते रहते हैं। तो जब वो मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर उनको बोला जाए कुछ काम करो या कुछ पढ़ाई करो, कुछ करो, तो दे विल फील वेरी इरिटेटेड। क्यों? दे हैव बिकम एडिक्टेड टू दैट। तो कोई अगर उनको उस चीज से हटा रहा है तो वो रिएक्ट करते हैं। दैट इज वन थिंग। दूसरा ये कि मान लो कि उनको कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो वो करना नहीं चाहते, तो वो रिएक्ट करेंगे।
तो इसलिए बच्चों को हमें सबसे पहले जो वैल्यू एजुकेशन देनी चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है। अगर उसको वो समझते हैं, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि दे विल नॉट रिएक्ट। बाकी कोई भी बच्चा है ऑफ एंड ऑन रिएक्ट करना, दैट इज नॉट अब नॉर्मल थिंग। हम ये नहीं सोच सकते, एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा हमेशा बिल्कुल नॉर्मल यस पापा यस मम्मा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो वो फिर बिल्कुल डोसाइल बच्चा होगा। तो बच्चों को भी रिएक्ट करना आना चाहिए, बट नॉट ओवर रिएक्ट, है ना। कई बार हो सकता है हम भी गलत हो, हमने कुछ बोला, हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं, गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से, तो बच्चा रिएक्ट करेगा। खासकर टीनेजर जैसे 15-16 इस एज में बच्चे रिएक्ट करते हैं, हार्मोनल चेंज होता है। तो हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए भी क्यों रिएक्ट कर रहा है। मान लो जैसे कई बार बच्चा कहता है कि मुझे किसी फ्रेंड के पास जाना है, बर्थडे के लिए जाना है। तो हम सोचे क्यों जाना है बर्थडे पे, किस लिए जाना है, टाइम खराब होगा, पढ़ाई करो, ये करो। तो लेकिन बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसका भी सुनना चाहिए। मैं ठीक है, बच्चा जाके पढ़ाई अच्छी कर रहा है, लेकिन ठीक है जाके आ जाएगा, तो वी शुड अलाउ ऑफ एंड ऑन। ठीक है, तो हमें बच्चे का भी पक्ष देखना चाहिए, बच्चा किस वजह से ऐसे रिएक्ट किया। तो अगर उसकी भी हम साइक को अंडरस्टैंड करेंगे, तो चांसेस है कि बच्चा रिएक्ट कम करेगा या नहीं करेगा। अदरवाइज हम सोचे नहीं बच्चा जैसे मैं जाता हूँ वैसा ही हमेशा करता रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और वो ऐसा हमें एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से रियलिस्टिक होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। और बच्चों को, खासकर टीनेजर बच्चों को, हमें एज ए फ्रेंड की तरह डील करना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं 5, 6, 7, 8 साल, उनको ठीक है हमें ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए डिफरेंट वे में। लेकिन जब बच्चे बराबर हो जाते हैं 15 ऊपर, टीनेजर अडल्ट, तो उनको एज ए फ्रेंड हमें सोचना चाहिए। तो उसमें क्या होगा देन, उनकी उनको डिसीजन पावर भी देनी चाहिए भी जैसे कुछ सिचुएशन है उसमें हम उनको बोले भी ऐसी सिचुएशन है तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे उनसे पूछेंगे तो उनको लगेगा अच्छा मेरे से मम्मी पापा डिस्कस कर रहे हैं, तो देन दैट गिव्स देम मैच्योरिटी। तो उससे वो और ज्यादा मेच्योर होकर फिर रिएक्ट नहीं करते। अगर हम उनको सोचे नहीं सुनो और हमारी बात को फॉलो करो, देन दे विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो आई थिंक हमें अपने को पूरा झांकना चाहिए कि हम क्या कैसे करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, और एनालाइज करना चाहिए, देन वी कैन चेंज। तो एक्सपेक्टेशंस बच्चों से कम रखनी चाहिए, खासकर अगर बच्चे ठीक हैं तो। इज इट ओके प्रदीप शर्मा जी? जी सर, थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Next is how can we celebrate kids' birthday? Children are more interested in parties in restaurant. How can we motivate them for spiritual activities on their birthday? As a patient parent, we able some ritual prasadam or, but how can we motivate kids during these days? So basically, I think that is a cultivation. अगर हम बच्चों की कल्टीवेशन इस तरह से करें कि हमें बच्चे को समझ आ जाए क्या गलत है क्या ठीक है, तो बच्चे मानेंगे। अगर हम उनका कल्टीवेशन इस तरह से किया है कि उनको पता है कि हम जो भी कहते हैं सब माना जाएगा, सब अप्रूव होगा, तो फिर बच्चे कहेंगे कि नहीं हमें ये कर दो, मैं वो कर दो। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स किसी को गलत कहते हैं, किसी को ठीक कहते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स को अपना एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। तो दे शुड नॉट सेइंग जस्ट बाय वर्ड्स बट बाय देयर एक्शंस, है ना। अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई हमें बाहर नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हम बाहर जैसे हम प्रसाद देना चाहते हैं, है ना। घर के अंदर हम भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को ऑफर करके घर पे करेंगे सेलिब्रेट, तो उसमें बच्चा समझेगा। लेकिन अगर बच्चे को पता ही नहीं कि घर के अंदर प्रसाद बनता है, प्रसाद भगवान को ऑफर होता नहीं है, और फिर जब घर के अंदर भी वही खाना बिना प्रसाद के और बाहर भी वही खाना, तो बच्चा कहेगा क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि नहीं घर में हम जो भी भगवान को ऑफर करके ग्रहण करते हैं तो वो होटल में पॉसिबल नहीं है, तो बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, तो बाई दैट वे। तो बाकी आई थिंक हम किस तरह से बच्चे को कन्विंस करते हैं, बच्चा किस तरह से हमारे से कन्विंस हो रहा है बाई आवर एक्शंस, उस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा हमें हमारी एक्टिविटीज को सारे बच्चे पेरेंट्स को बड़े गौर से देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हमारे एक्शंस गड़बड़ है तो बच्चों को हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर। अगर हम ठीक है बिल्कुल एज पर स्क्रिप्चर जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वैसा खुद कर रहे हैं, तो बच्चे सुनेंगे। अगर हम बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं तो बच्चे नहीं सुनेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम बाहर जाके फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इस चीज़ को बाहर नहीं करना, देन दे विल डेफिनेटली लिसन टू अस, अदरवाइज वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो हमें मतलब खुद को चेंज करते हुए बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि सारे बच्चे भक्त बनेंगे। मान लो हम भक्त हैं, बच्चे हम सोचते हैं कि वही भक्त बन जाए, दैट मे और मे नॉट हैपन। उनकी स्वीकृति है कि नहीं अभी डोंट नो, है ना। तो बच्चों पे कभी भक्ति फोर्स नहीं करनी चाहिए, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
वी शुड ट्राई टू गाइड देम एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, उनको बोलना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते जस्ट वी शुड वेट एंड वॉच। ये नहीं कि उनके साथ विद्रोह कर दो, भाई तुम ये जपा नहीं करोगे यहाँ से घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को बताना है क्या गलत है क्या ठीक है, और उस चीज को खुद बढ़िया से करना है, खुद बढ़िया से करके उसका हमें जो इफेक्ट हमारे ऊपर क्या रहा है वो बच्चों को दिखना चाहिए। मान लो कि हम घर के अंदर जपा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और डेली हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, ठीक है, तो जपा कर रहे हैं, लो लो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो और बच्चों को बोले आप भी जपा करोगे, बच्चा कहेगा मैं क्यों जपा करूं, जपा करने से क्या फायदा, आप में क्या लाइफ में चेंज आया। हो सकता है बोले ना, लेकिन वो नोट तो कर रहा है इस चीज को। तो इसलिए हमें पहले अपनी लाइफ के अंदर चेंज दिखना चाहिए, भी जो प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस प्रोसेस से मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चे को खुद दिखेगा, जब बच्चे को दिखेगा अच्छा के पहले पापा ऐसे गुस्सा करते थे, अब गुस्सा नहीं करते हैं, अब मेरी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, मेरे को समय देते हैं और मुझे सारा कुछ प्रॉपर तरीके से प्रेम से बताते हैं, मेरी प्रॉब्लम को सुन के उनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब बच्चे को कन्विंस हो जाएगा भी नहीं इनकी लाइफ में ऐसे करने चाहिए, चेंज आया, तो वो डेफिनेटली आपको सुनेगा भी, सी फॉलो भी करेगा। लेकिन अगर उसको लगे कि भी जो प्रोसेस ये कर रहा है उसके इनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है, जैसे थे वैसे ही है, तो वो नहीं सुनेगा। तो इसलिए वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन बाय आवर ओन एग्जाम्पल, ठीक है, शास्त्र का इफेक्ट होगा लेकिन बच्चा शास्त्र कम सुनेगा, वो हमें ज्यादा देखेगा। तो हमें हमारी लाइफ को देख के बच्चा उसको फॉलो करेगा, भी इन्होंने शास्त्र पढ़ा, इनकी लाइफ चेंज हुआ, तो मेरी लाइफ भी चेंज होगा, तो इनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो वी शुड बी वेरी गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ आवर ओन लाइफ टू आवर चिल्ड्रन, देन दे विल लिसन टू अस। The next question is habits depend on company and many times we do not play a role in choosing our company. What should we do? No, I don't agree with this कि कंपनी को चूज करने में हमारा रोल नहीं है, पूरा हमारा ही रोल है। जो भी एसोसिएशन है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम किससे एसोसिएट करते हैं। जैसे ऑफिस प्लेस में हम चूज नहीं करते, ऑफिस में हमें देखो कंपनी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब है कि हम उनसे पूरा सब कुछ शेयर करें, दैट इज एसोसिएशन, उनसे सुने और उनको सुनाए। ऑफिस के अंदर हम मान लो कि हमारा कोई बॉस है जो बहुत ड्रिंक करता है, सारी गंदी आते हैं, सब कुछ करता है, तो वो एसोसिएशन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, वो जो हमें काम दे रहे हैं हम उसको कर रहे हैं, या हमारे जूनियर है उनको हम काम दे, जो हमें काम उनको देना है वो दे रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं, ठीक है, दैट्स जस्ट लिमिटेड टू द प्रोफेशनल वर्क, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि जब आपने आपका जो जॉब है प्रोफेशन, उसके अलावा आप उससे बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो और अपनी बातें उसको सुना रहे हो, शेयर कर रहे हो। वो क्या करते हैं, आप क्या करते हो, उसके घर में जा रहे हो, उसको अपने घर में बुला रहे हो और फिर बातें कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, और फिर जैसे वो करते हैं आप करना चाहते हो, या आप जैसे कर रहे हो वो करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ लाइफ, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो ये सारा किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे किससे एसोसिएट करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब में हूँ, मुझे जॉब में कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जॉब में सभी लोगों से बात करूंगा, काम करूंगा, परफेक्ट तरीके से काम करूंगा, लेकिन जॉब से ड्यूरिंग जॉब भी उनसे सिर्फ काम के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मेरे पास आके बैठ जाता है और कहता है कि आज वहाँ पे धरना हो रहा है, आज वहाँ पे ये हो रहा है, तो मैंने उसको बोल देना कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस थिंग्स, तो वो दोबारा ऐसी बात नहीं करेगा, चला जाएगा। तो उसकी बात मैंने नहीं सुनी और ना मैंने उसको अपनी बात सुनाई, अगर सुनाऊंगा तो मैं उसको भगवत गीता की बात करूंगा, अगर वो सुनता है ठीक है, नहीं सुनता तो ना सुने। तो इस तरह से मैं जॉब में भी उसी से एसोसिएट नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोफेशनल जो काम है उसकी बात करूंगा। और घर आने के बाद ना तो मैं उस ऐसी व्यक्ति के घर जाऊंगा, ना उसको कभी घर इनवाइट करूंगा। तो फिर क्या क्या होगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो होगा रिलेशन कैसा होगा, वर्किंग रिलेशन, तो दैट इज नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब हम डीपली एक दूसरे से शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, घूमने जाते हैं और सारा शेयर करते हैं, वो करना दैट इज एसोसिएशन, तो उसका इफेक्ट होता है। तो हमारी जो हैबिट्स बनती है वो एसोसिएशन से बनती है, तो एसोसिएशन टोटली डिपेंड्स ऑन अस। तो इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि असत संग त्यागा ही वैष्णव आचार। तो जो असली वैष्णव कौन है, जो गलत लोगों का संग करते ही नहीं है। कोई अपने आप को बोलता है मैं वैष्णव हूँ, मैं भक्त हूँ, और सारे गलत लोगों से दोस्ती है, तो वो वैष्णव है ही नहीं, तो कहने को है, एक्सटर्नली है। इंटरनली कब होगा, जब उसका कोई भी गलत फ्रेंड ना हो, और गलत फ्रेंड से बात भी कर रहा है लेकिन उसका इफेक्ट उसके ऊपर कोई आता ना हो। जॉब में के अंदर जितने भी लोग हैं वो गलत है लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट डाल ही नहीं पाते, क्योंकि उनसे एसोसिएट नहीं कर रहे, जस्ट काम कर रहा है। तो काम करना हमारी मजबूरी है। हमारे पड़ोसी भी हो सकता है अच्छे ना हो, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ेगा। ये नहीं कि पड़ोसी से हेलो नहीं करेंगे, नहीं तुम गंदे हो, ऐसा नहीं कह सकते। तो पड़ोसी से बात भी करना पड़ेगा, सब कुछ आदान प्रदान भी करना पड़ेगा। फेस्टिवल पे हो सकता है आना जाना भी पड़े थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के तौर पे, बट डीपली उनसे हमें एसोसिएट शेयर नहीं करना चाहिए।
दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स जो भक्त है, डिवोटी है, उनसे हम बात करें, वो उनसे बात क्या करनी चाहिए, शास्त्रों के बारे में, जब भी मिले भगवत गीता की चर्चा करें, और आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इस तरह की बातें करें, और आपके घर में क्या प्रसाद बना है, प्रसाद उनको दो, प्रसाद उनको लो, तो लाइक दैट इज एसोसिएशन। तो फिर गंदी आदतें नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हम लाइक माइंडेड है। तो लोग जो बुरे बुरे लोग, उनका भी यही होता है, जो दारू पीता है वो दूसरों को दारू ही पिलाएगा, ठीक है, वो कभी ये नहीं कहा कि नहीं तू दारू मत पी, वो पीता है वो दूसरों को क्या ऑफर करेगा, दारू पी। वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम पिए कि ना पिए। हमें पता है कि ये ड्रिंक करते हैं तो मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, वी शुड रिमेन अवे फ्रॉम दैट पर्सन। तो इस तरह से कोई भी हैबिट जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन डेफिनेटली ऑन कंपनी, लेकिन कंपनी हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किसकी कंपनी ले रहे हैं, और हमें उसकी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, दैट इज टोटली आवर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आई डू नॉट प्ले रोल इन choosing our company, so that's not a correct statement. We choose our company, that is totally upon us. I think it's clear, Parikshit. यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Okay, thank you very much. If any more question, welcome, otherwise सबको बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much. Hare Krishna, we meet on next Sunday 11 AM. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Srila Prabhupada की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।